चलो, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। ऑनलाइन में ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलो देखो, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा ना। मेरे बारे में तो छोड़ो, सब्जेक्ट पहले मेन समझना है अपने को, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अपने बारे में बताऊंगा, सब्जेक्ट समझ में नहीं आया तो काम नहीं चलेगा। काम कैसे चलेगा? अपने को सब्जेक्ट समझ में आना चाहिए। पहले ये ग्रुप 1 में था, अब काय में आ गया? ग्रुप 2। और ग्रुप 2 में आने के बाद ये सब्जेक्ट क्या हो गया? पूरा सब्जेक्टिव हो गया। ग्रुप 2 में आने के बाद सब्जेक्ट क्या हो गया? पूरा सब्जेक्टिव। क्या फर्क है ऑब्जेक्टिव पेपर और सब्जेक्टिव पेपर में? थोड़ा सा और अच्छा लेवल बढ़ाओ। ये तो एकदम ही बेसिक आंसर हो गया। डिस्क्रिप्टिव होगा पहली चीज। सेकंड, पहले मालूम क्या होता था? जब ऑब्जेक्टिव रहता था ना, मैं कभी क्लास में किसी भी स्टूडेंट की कॉपी चेक नहीं करता था, क्योंकि गोले ही बनाना ना। अब मैं काय पे ध्यान दूंगा? प्रेजेंटेशन। आपके 10 to 15 मार्क्स काय पे डिपेंड करेंगे? प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन कब? एग्जाम में डायरेक्ट सही करोगे कि अभी से आदत डालोगे? अभी से आदत डालोगे। तो मेरे कुछ एक्सपेक्टेशंस रहेंगे, वो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। सब्जेक्ट दो इसमें डिवाइड है। एक पार्ट उसका डायरेक्ट टैक्स का रहेगा और एक पार्ट क्या रहेगा? इनडायरेक्ट टैक्स। अगर सेकंड ग्रुप में हम देखेंगे तो एक सब्जेक्ट आपका क्या है? सिक्योरिटीज लॉ। और दूसरा क्या है? ईबीसीएल। इससे वास्ट है। सबसे ज्यादा ग्रुप 1 ग्रुप 2 में जो सबसे ज्यादा सब्जेक्ट वास्ट है वो कौन सा है? टैक्सेशन। मैं जो आपको नोट्स दूंगा वो जाएंगे 1100 पेजेस के, पूरा डिटेल। उस 1100 पेजेस को अपन क्या करेंगे? समरी नोट्स बनाएंगे। तो समरी नोट्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला काम, आपको एक फेयर कॉपी मेंटेन करना पड़ेगा, डायरेक्ट टैक्स। और दूसरा फेयर कॉपी काय का रहेगा? इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स मेरा सजेशन 150 पेजेस और इनडायरेक्ट टैक्स 100 पेजेस। कितना हो गया? 250। ये पूरा अपन हैंड रिटन बनाएंगे। चाहूं तो मैं भी दे सकता हूं प्रिंट करके, लेकिन कोई भी चीज जो प्रिंटेड फॉर्म में आती है वो याद कम होती है। आप अपने हिसाब से बनाओगे। क्लियर? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। फॉर एग्जाम्पल, मैंने चैप्टर 1 स्टार्ट किया, 7 दिन में चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। तो जैसे चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे ना, तो चैप्टर 1 के बाद एक पेज छोड़ेंगे, एक पेज अपन लास्ट का स्किप करके चलेंगे। क्योंकि जब आप घर पे क्या करोगे? सेल्फ स्टडी करोगे, तो आपको कुछ नए पॉइंट्स मिलेंगे। वो नए पॉइंट्स आप इनकॉर्पोरेट करोगे। हो सकता है मेरे लिए वो जरूरी नहीं है, पर मुझे ऐसा लग रहा है, या आपने जब घर पे रीड करा आपके लिए वो जरूरी है। क्लियर हुआ? तो ये दोनों कॉपी आपको पास कराएंगी। ये कॉपी कब रिवाइज करेंगे अपन? एग्जाम से एक दिन पहले। अभी तो रिवीजन में लेंगे ही लेंगे, मेन कब काम में आएगी ये? एग्जाम टाइम में। कुछ स्टूडेंट्स दोनों कॉपी एक साथ बना लेते हैं तो काफी हैवी हो जाती है। बेटर ऑप्शन ये है, अलग अलग कॉपी बनाना है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। फिर सेकंड कॉपी जो मुझे डेली क्लास में चाहिए, दैट इज प्रैक्टिकल कॉपी। ये आप रफ फॉर्म में भी यूज कर सकते हो। ये आप कैसे यूज कर सकते हो? रफ फॉर्म में चलेगा। इसमें प्रैक्टिकल डायरेक्ट टैक्स भी चलेगा और इनडायरेक्ट टैक्स भी चलेगा। जितने भी क्वेश्चंस आप क्लास में करोगे सारे प्रेजेंटेशन के साथ होना चाहिए। मैं इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट रहूंगा। सारे प्रॉपर वे में प्रेजेंटेशन, नेम, पर्टिकुलर, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, कहां कॉलम क्लोज हो रहा है, क्योंकि इंस्टीट्यूट इस पे मार्क्स बहुत वेटेज करता है। क्लियर? सेकंड थिंग। थर्ड, आपको सर क्लास डेली आना पड़ेगा। बाकी सब्जेक्ट्स का बता रहा हूं। मयूर सर के इसमें आप देखोगे तो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। एक चैप्टर आपने स्किप किया, दूसरे में आ गए तो उसका लिंक लग जाएगा। और इधर एक चैप्टर छूटा और दूसरे में आए ब्लैंक, दूसरा छूटा। हर चैप्टर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। हर चैप्टर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। तो अपने को सबसे पहला काम क्या करना है? डेली क्लास में आना है, डेली। और क्लास में मोबाइल नहीं चलाना है। मैं इसलिए चला रहा हूं क्योंकि ऑनलाइन के डाउट्स आते हैं। आपने चलाया, आप हंसे, तो मैं आपको सीधा बोलूंगा मैसेज पढ़ो, मुझे भी बताओ। 1-1.5 घंटे का तो लेक्चर है। फोर्थ
आपको क्या करना है, आपका क्लास फॉर एग्जाम्पल 1.5 आवर या 2 घंटे का रहता है, ये क्लास अटेंड किए, घर पे जाके इस सब्जेक्ट को सब एक ग्रुप दे रहे हैं ना, नहीं अभी दिसंबर में बोथ है, बोथ दे रहे हो या एक दे रहे हो, आपको 1 आवर तो पढ़ना ही है कंपलसरी। जितने जल्दी सब्जेक्ट याद होता है उतने जल्दी सब्जेक्ट स्किप भी होता है। तो 1 आवर जब पढ़ेंगे तो 1 आवर को अपन 2 इसमें डिवाइड करेंगे, 45 मिनट्स और 15 मिनट्स। 45 मिनट्स क्या, जो क्लास में चल रहा है, ये अपना क्या कहलाएगा बेटा, टारगेट, जो अपना क्लास में चल रहा है। और बचे हुए 15 मिनट में रिवीजन, बचे हुए 15 मिनट में क्या करना है, रिवीजन। और सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा अंडरलाइन। कई बार मैं पढ़ाते पढ़ाते आपको टॉपिक में बोलूंगा इसे अंडरलाइन करो, कुछ बच्चों की आदत कैसी रहती है, पूरी लाइन को अंडरलाइन करते हैं। हमें सिर्फ क्या करना है, उस पर्टिकुलर वर्ड को अंडरलाइन करना है। कई बार मैं बोलूंगा इस पे स्टार मार्क करो, इंपॉर्टेंट है, तो बच्चा उसका गलत मतलब निकालता है। इंपॉर्टेंट मतलब ये एग्जाम में आएगा, प्रोविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान देना है। आराम से सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा अगर आप डेली आओगे, मिनिमम 2 बार रिवाइज हो जाएगा, तब जाके आप पासिंग सोचना। वास्ट सब्जेक्ट है, पहले ही बता रहा हूं, इससे पहले कभी पढ़ा है, चलो मैं सब्जेक्ट बता रहा हूं। एक हफ्ते के अंदर आपको सारे नोट्स और ये सारी चीजें मिल जाएंगी। आपका सब्जेक्ट का नाम क्या है, टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस। किधर आ गया, मॉड्यूल 2 पेपर नंबर 7, पेपर नंबर 7। एमसीक्यू भी आएंगे, तो जितने भी मार्क्स के आए मैं उस पर एमसीक्यू स्कोरिंग है कि नहीं है, स्कोरिंग है। एमसीक्यू कब स्कोरिंग बनेगी, जब आपका थ्योरी स्ट्रांग होगा कि प्रैक्टिकल। अच्छा चलो एक बात बताओ, सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है कि प्रैक्टिकल, पक्का प्रैक्टिकल है। बोथ, जितना थ्योरी पढ़ोगे उतना प्रैक्टिकल इजी जाएगा, और जितना प्रैक्टिकल बनाओगे थ्योरी इजी होगी। इसलिए अपने को दोनों का कॉम्बिनेशन लेके चलना है। आज पढ़ाऊंगा तो मैं कुछ भी नहीं, सब्जेक्ट का इंट्रो बताऊंगा, डरना नहीं है। अरे बाप रे सर इतने सारे चैप्टर्स। चलो सब्जेक्ट 2 इसमें डिवाइड है, फर्स्ट वन इज डायरेक्ट टैक्स और सेकंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। मैं अभी बोल रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं, पर आपको डरना भी नहीं है। सब बच्चे पढ़ते हैं ना, और अपन फर्स्ट टाइम थोड़ी ना है कि अपन ही पहली बार पढ़ के पहली बार पास होंगे। बस एफर्ट्स लगेंगे, डेली क्लास अटेंड करना पड़ेगा। अपने रिलेशन कब तक अच्छे रहेंगे, जब तक आप डेली आओगे। और आपने गैप किया और मैंने भगाना चालू किया, क्योंकि तुम सब्जेक्ट समझो, मेरा लिमिटेशन है। मान लो मैं सेकंड चैप्टर पे पहुंच गया, फर्स्ट चैप्टर के डाउट पूछ रहे हो, तो बैच स्लो होता है, उसमें फिर पढ़ने वाले बच्चे का क्या हो जाता है, लॉस। चलो पार्ट ए क्या लिखा है, डायरेक्ट टैक्स। अभी दिमाग नहीं लगाना सर, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, अभी तो यही नहीं मालूम टैक्स क्या होता है। क्लियर। और भाई डाउट्स के लिए आप फ्री हो, 100 टाइम्स पूछोगे डाउट्स, मैं उतने बार बताऊंगा। जितने डाउट पूछोगे सब्जेक्ट पॉलिश होगा, और आगे बहुत काम में आने वाला है ये सब्जेक्ट। डायरेक्ट टैक्स में चलो पहले फुल मार्क्स कितने, 100 पासिंग, 40 को मैं कट कर रहा हूं। मेरे लिए आज से पासिंग कितना रहेगा, 60। 40 लेके चलोगे तो 35 36 पे अटकोगे, और 60 लेके चलोगे तो 55 56। तो अपने लिए पासिंग कितना रहेगा, 60। पेपर कितने इसमें डिवाइड है, 2 पार्ट, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स कितने मार्क्स का है, 60 मार्क्स का। कितने चैप्टर्स दिख रहे हैं, 18। ये पूरे मैंने मॉड्यूल से लिए हैं। मॉड्यूल में हो सकता है कम चैप्टर हो, मैंने कुछ चैप्टर्स को ब्रेक करके रखा है, छोटे छोटे कर दिए हैं। तो वॉल्यूम 1 में कितने चैप्टर हैं, 10। वॉल्यूम 2 में कितने चैप्टर्स हैं, 8 चैप्टर्स हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसके बाद वॉल्यूम 3, फिर मैंने बोला था ना डरना नहीं है। कृषि सब बता रहा हूं, मैं सब बता रहा हूं, आपके सारे डाउट बताऊंगा। ऑनलाइन में बच्चा पूछ रहा सर कौन सा इजी है, डायरेक्ट टैक्स की इनडायरेक्ट।
अरे बाबा चॉइस किधर है, दोनों पढ़ना है। चॉइस है क्या कुछ? अपन कब देखते कि डायरेक्ट टैक्स की इनडायरेक्ट टैक्स, जब इंस्टीट्यूट अपने को क्या देता, ऑप्शन। इधर तो क्या है, दोनों पढ़ना है ना। इनडायरेक्ट टैक्स कितने मार्क्स का है? 40। चैप्टर कितने दिख रहे हैं? 22। चैप्टर कितने दिख रहे हैं? 22। चलो, क्या इजी जाएगा, डायरेक्ट टैक्स की इनडायरेक्ट टैक्स? हाँ, बोलते जा। इनडायरेक्ट। क्यों? 40 मार्क्स का है, छोटा है इसलिए। वेटेज डायरेक्ट टैक्स का ज्यादा है, इनडायरेक्ट टैक्स का वेटेज कम है। इनडायरेक्ट टैक्स में कई चैप्टर्स ऐसे हैं जो एक दिन में मैं कंप्लीट करा दूंगा, जैसे अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड, जॉब वर्क, ऑडिट। ये 40-45 मिनट्स में पूरा थ्योरी हो जाएगा, पूरा मॉड्यूल कवर हो जाएगा, पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो जाएंगे, बहुत छोटे। सबसे जल्दी क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स। अब मुझे बताओ। हाँ बेटा, कुछ ज्यादा ही चैप्टर है, मैं घर से तो लाया नहीं, इंस्टीट्यूट ने डाले ना। मेरे हाथ में रहता तो मैं तो एक ही चैप्टर में खत्म कर दूं, पर पढ़ना पूरा पड़ेगा। क्लियर हो गया? 22 चैप्टर्स। तो आपको क्या क्या मिलेगा नोट्स में? वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। अभी भी बात खत्म नहीं। इसके बाद मैं आपको क्या दूंगा? वॉल्यूम 4। इसमें आपका पूरा क्या रहेगा? एमसीक्यू। और मैं एमसीक्यू नहीं कराऊंगा, मैं एमसीक्यू बैच में भी एमसीक्यू नहीं कराता। अच्छा लगेगा, मैं एक क्वेश्चन बोलूंगा, आप चार में से एक ऑप्शन चिल्लाओगे, फिर मैं बोलूंगा ये वाला सही है। तो एमसीक्यू बुक में ही आंसर की दी है, आप एमसीक्यू सॉल्व करो, आंसर टैली करो। जो नहीं समझ में आएगा आप मुझसे पूछो, पहली चीज तो पूछोगे ही नहीं। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है तो एमसीक्यू अपने आप क्लियर होंगे। क्लियर? तो अब अपने को घर पे रेफरेंस में क्या क्या यूज करना है? वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4 प्लस इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल। लेकिन सर ये सबसे लास्ट में और अपडेटेड, सबसे लास्ट में यूज करना है। अगर आप नहीं भी करोगे चलेगा, पर आपके कॉन्फिडेंस बूस्टअप के लिए मैं क्या बोल रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा देखते जाना, चैप्टर वाइज पूरा मॉड्यूल कवर है। हाँ, कुछ चैप्टर्स मैंने इधर उधर किए हैं, वो मैं बताता जाऊंगा। केस लॉज वेस लॉज भी आएंगे, वो सब डिफरेंट। आज पहला दिन ही है अपना सब्जेक्ट का। क्लियर हो गया? क्या नहीं करना है? शॉर्टकट। मेरे पास तो बिल्कुल भी उम्मीद मत करना कि मैं कोई भी टॉपिक शॉर्टकट में कराऊंगा, पूरा लाइन बाय लाइन। और अंडरलाइन करने के लिए रेड पेन और ब्लू पेन यूज करना, हाइलाइटर यूज मत करना। हाइलाइटर बैक पेज पे आ जाता है। और कई बार पढ़ाते पढ़ाते मैं आपको बोलूंगा डी लिखो, डाउट। वो टॉपिक किसी दूसरे चैप्टर में कवर होता है, तो उसमें पैनिक नहीं होना, सर ने ये छोड़ दिया। कई जगह आपको बुक्स में ब्लैंक मिलेगा, वहां चार्ट रहेगा। क्लियर? बुक को कैसे यूज करना सब बताता जाऊंगा। क्लियर हो गया? ये मेरे आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं। और फेयर कॉपी मुझे कल से ही चाहिए, क्योंकि बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। मैं फिर बोल रहा हूं, शुभम सर का सब्जेक्ट छोटा है, मयूर सर का छोटा है, ईबीसीएल। ये मेरे को संडे भी बुलाना पड़ेगा आपको, 2 घंटे 4 घंटे, क्योंकि सब्जेक्ट ही बहुत है। इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल 900 पेजेस का है। कितना? 900 पेजेस। पर इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कम दिए हैं। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कम दिए, हम नंबर ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ज्यादा बनाएंगे। चलो, सबसे पहले तो मेरे इस क्वेश्चन का रिप्लाई दो। व्हाट इज टैक्स? टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस। अभी नेक्स्ट 10 दिन अपन यही पढ़ेंगे, टैक्स क्या होता है, लॉ क्या होता है, प्रैक्टिस फंडा क्या है। बोलो, व्हाट इज टैक्स? क्या लगाती है गवर्नमेंट सर्विस पे? नेक्स्ट बोलते जाओ, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कुछ नहीं बोलूंगा मैं। भाई सब्जेक्ट नया सब्जेक्ट है, तो अभी तो अपन 2-3 दिन ये वर्ड में ही खेलेंगे ना, व्हाट इज टैक्स। जल्दी। हाँ, वो टैक्स है।
सिर्फ गुड्स और सर्विसेज पे, इनकम पे नहीं देना। चलो व्हाट इज इनकम, इधर लास्ट में तुम लोग CSET पास हो ना अभी, अभी पास हो जाओगे, उसका लोड मत लो, उसमें भी डाउट है। अच्छा ईमानदारी से बताओ किस किस को डाउट है, CSET वाले कौन कौन है अभी प्योर पास हो रहे, तुम लोग काहे के लिए टेंशन ले रहे, इधर आ गए मतलब पास। हाँ चलो बोलो व्हाट इज इनकम। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैं इधर इंस्पायर में पढ़ाता हूं, राज सर मुझे फीस देते हैं पढ़ाने की, ये मेरी इनकम है कि नहीं है? पक्का? तो कल से मुझे घर पे लेने आना। हाँ, आने जाने के खर्चे, आने जाने के एक्सपेंस कहां जाएंगे? मेरा लैपटॉप, ये बैग, तो क्लास से जो मुझे मिलता है, दिस इज व्हाट, रेवेन्यू। ये मेरे लिए क्या है? रेवेन्यू। सेल्स इनकम है कि रेवेन्यू है? दिशांत, ललिता, एकदम बिठा रहा हूं मैं उस चीज पे। टैक्स सॉरी, सेल्स रेवेन्यू है कि इनकम है? रेवेन्यू। रेवेन्यू में से क्या माइनस करेंगे? एक्सपेंसेस, जो बचेगा इनकम। क्लियर हुआ? जो बचेगा वो इनकम है। तो व्हाट इज टैक्स? अब ध्यान देना, बस ये चीज दिमाग में रखना। व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट। व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट। व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट। सेकंड क्या है? फाइनेंशियल चार्ज। और सेकंड नो कंसिडरेशन। चलो व्हाट इज कंसिडरेशन? तुम लोग पहले वॉल्यूम 1 के टाइम पे आते थे ना? हाँ मॉड्यूल 1 में, हाँ कोई देखे हुए लग रहे हो दो दिन। कंसिडरेशन 3 वर्ड में खत्म करो, जो बोल रहा है बिल्कुल सही है। कंसिडरेशन अभी इन लोगों ने फ्रेश पढ़ा होगा। समथिंग इन रिटर्न, सेकंड एक और टेक्निकल अजीब टाइप का वर्ड था, क्विड प्रो क्यो, और थर्ड प्राइस पेड फॉर एन ऑब्लिगेशन। व्हाट इज कंसिडरेशन? कंसिडरेशन 3 चीजें याद रखना, समथिंग इन रिटर्न, क्विड प्रो क्यो और प्राइस पेड फॉर ऑब्लिगेशन। टैक्स में क्या नहीं रहता? आप डायरेक्ट कंसिडरेशन डिमांड नहीं कर सकते। यहां आप जो पे कर रहे हो एकेडमी में, दिस इज फीस और टैक्स। फीस अगर नहीं दोगे तो आपको लगता है मैं आऊंगा उसमें? मैं शर्मा नहीं, मैं नहीं आने वाला भाई पढ़ाने। अगर मेरे को सर ने बोला सर वो टैक्स के बच्चे फीस नहीं दे रहे, कल से बंद आना, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? कंसिडरेशन, मनी चाहिए ना। आपने फीस दे दी और मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, तो आप पे करोगे क्या? रिफंड मांगोगे ना? तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड फी। व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट। टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट। सेकंड कौन सा चार्ज है? फाइनेंशियल चार्ज है। और थर्ड टैक्स में क्या नहीं रहता? कंसिडरेशन नहीं रहता। टैक्स में क्या नहीं रहता? कंसिडरेशन नहीं रहता। व्हाट इज कंसिडरेशन? समथिंग इन रिटर्न, प्राइस पेड फॉर एन ऑब्लिगेशन, और एक और वर्ड क्या आता है? क्विड प्रो क्यो। क्लियर? अब टैक्स किस वर्ड से डिराइव हुआ है? टैक्सो। सब अपन और डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जस्ट इंट्रो है। टैक्स किस वर्ड से डिराइव हुआ है? टैक्सो। टैक्सो कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड। दिशान मेरे भाई सारे चैप्टर पढ़ना है, चॉइस दिया ही नहीं है इंस्टीट्यूट ने। कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड। अब ऐसे क्वेश्चन को इंस्टीट्यूट काय में डालेगा? MCQ में डालेगा। टैक्स किस वर्ड से डिराइव हुआ? टैक्सो। टैक्सो कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड। फिर देखो नीचे क्या दिया है? टैक्स लेविड बाय। चलो व्हाट इज लेविड? लेवी करना, चार्ज करना, लगाना। कौन लगा सकता है? LA, लोकल अथॉरिटी। एग्जाम्पल लोकल अथॉरिटी का, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। काय में लेंगे? लोकल अथॉरिटी। और कौन लगा सकता है? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। आप लोग 2 व्हीलर से आते हो, काय से आते हो? 2 व्हीलर से कौन कौन आता है? कल से डेली 100 रुपीज दोगे मुझे, दोगे क्या? देखो डायरेक्ट मना कर रहा है, शर्म भी नहीं आ रही। पक्का नहीं दोगे? बाहर बोर्ड लगा दिया PMC ने, पार्किंग के 20 रुपीज दो, अब देना पड़ेगा। तो टैक्स लेवी करने का राइट सिर्फ किसके पास मिला है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट
और लोकल अथॉरिटी। तो ये टैक्स का बेसिक स्ट्रक्चर है। व्हाट इज टैक्स? टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट। सेकंड क्या है सर? ये फाइनेंशियल चार्ज, फाइनेंशियल चार्ज। और थर्ड क्या है? नो कंसिडरेशन। टैक्स किस वर्ड से डिराइव हुआ है? टैक्सो। टैक्सो कौन सा वर्ड था? लैटिन वर्ड। कौन लेवी कर सकता है? लोकल अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके अलावा कोई भी टैक्स इंपोज नहीं कर सकता। क्लियर? चलो अब एक टैक्स ऐसा बताओ जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है। जीएसटी। एक ऐसा टैक्स बताओ जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। एसजीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट गुड्स एंड टैक्स। एक ऐसा टैक्स बताओ जो लोकल अथॉरिटी लगाती है। वाटर टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स। क्लियर? तो टैक्स लगाने का पावर कहां कहां से आता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। टैक्स किस वर्ड से डिराइव है? टैक्सो। टैक्सो कौन सा वर्ड है? क्या टैक्स कंपलसरी पेमेंट है? आप ऐसा बोल सकते गवर्नमेंट को हम नहीं पे कर रहे, बोल के देखना वो रिकवर कर लेगी। क्लियर? बोल के देखना वो रिकवर कर लेंगे, क्योंकि क्या लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में? कंपलसरी पेमेंट। कौन सा चार्ज है? फाइनेंशियल चार्ज है। और यहां पे क्या नहीं है? कंसिडरेशन। मतलब डायरेक्ट कंसिडरेशन डिमांड नहीं कर सकते, डायरेक्ट कंसिडरेशन डिमांड नहीं कर सकते। क्लियर? और कोई डाउट इसमें? आपका एक ही बात आ रही है, टैक्स और फीस। अब मैं बोल रहा हूं दोनों में सिमिलैरिटी बताओ। सिमिलैरिटी। सर ये भी कंपलसरी पेमेंट है और ये भी कंपलसरी पेमेंट है, फीस भी कंपलसरी है ना, लेकिन डिफरेंस क्या है? नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड और फी रिक्वायर्ड कंसिडरेशन। रेलवे रिजर्वेशन फीस की टैक्स। रेलवे में रिजर्वेशन कराते हैं, वो फीस है कि टैक्स है? रेलवे में रिजर्वेशन कराया, मुझे सीट अलॉट हो गई, फीस। क्यों फीस? उसके बदले में मुझे सर्विस मिल रही है। इलेक्ट्रिसिटी, फीस। क्लियर? इनकम टैक्स, चाहे मुझे बेनिफिट मिल रहा है तो भी पे करना है, नहीं मिल रहा है तो भी पे करना है। डिफरेंस क्लियर हो गया टैक्स और फीस में? क्लियर? मैं बिल्कुल बेसिक से चलूंगा नेक्स्ट 7 डेज। हाँ, 7 डेज के बाद ही चैप्टर 1 स्टार्ट होगा, तभी मैं आपको चैप्टर 1 का पीडीएफ या नोट्स अवेलेबल कराऊंगा। जब तक अपन बिल्कुल बेसिक, हर चीज क्लियर होना चाहिए। चलो, अब गवर्नमेंट टैक्सेस क्यों लगाती है? गवर्नमेंट 2 टाइप के टैक्सेस लगाती है बेटा। सबसे पहला डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का एक एग्जांपल इनकम टैक्स। तुम में से कोई पे करता है इनकम टैक्स? कोई भी नहीं। इनकम टैक्स आता है, कहां से आती है इनकम? हाँ हाँ, चलो अब इससे अपन पार्टी ले लेंगे। भाई इनकम पेइंग है वो। और कोई है? इनडायरेक्ट टैक्स कौन 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 पे करता है? जीएसटी। आज क्या क्या खर्च किया सुबह से? कुछ तो किया होगा ना। पेट्रोल वेट्रोल भी नहीं भराया, चाय पी, ऑटो ना, बस काय में कंट्रीब्यूट कर दिया? इनडायरेक्ट टैक्स। पेन लिया, काय में कंट्रीब्यूट कर दिया? इनडायरेक्ट टैक्स। प्राइस के अंदर ही इंक्लूड होके आता है। क्लियर? मैंने सुबह आके चाय पिया, इनडायरेक्ट टैक्स में कंट्रीब्यूट कर दिया। कैसे? चाय पत्ती में होगा, गैस सिलेंडर में होगा, आईडीटी, काय में इंक्लूड होके आता है ये? प्राइसेस। गवर्नमेंट के लिए टैक्स क्या है सर? रेवेन्यू। गवर्नमेंट के लिए टैक्स क्या है? रेवेन्यू। अब सवाल ये उठता है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू क्यों चाहिए? आज पूना में मेट्रो आया तो डेवलप हुआ ना। ये डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को क्या चाहिए? रेवेन्यू। तो रेवेन्यू उन्होंने काय के लिए खर्च किया? आई स्टैंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। आई स्टैंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। अपन सब लिखेंगे पर बाद में। क्लियर हुआ? तो गवर्नमेंट के लिए टैक्स इनकम है कि रेवेन्यू है? गवर्नमेंट के लिए टैक्स क्या है? रेवेन्यू। क्यों चाहिए उसको रेवेन्यू? इंफ्रास्ट्रक्चर। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। SW, सोशल वेलफेयर। सोशल, इसमें क्या क्या आ जाएगा? गर्ल्स एजुकेशन, बहुत सारी चीजें हैं। हम देखते हैं ना सोशल वेलफेयर हो रहा है, इसके लिए भी गवर्नमेंट को क्या करना पड़ रहा है? पैसा खर्च करना पड़ रहा है। वो पैसा कहां से आ रहा है? रेवेन्यू। वो रेवेन्यू गवर्नमेंट कहां से जनरेट कर रही है? टैक्सेस से। कितने तरह के टैक्सेस से? डायरेक्ट टैक्स एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्स। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही है कि कम हो रही है? बढ़ रही है ना। इसके लिए भी गवर्नमेंट को क्या लग रहा है?
रेवेन्यू लग रहा है, ये बाद में बताऊंगा। बता सकता है कोई फुल फॉर्म? हेल्थ, एजुकेशन, और लास्ट में मैंने एक नया वर्ड क्या ऐड कर दिया, एक्सेट्रा। कुछ भी गवर्नमेंट को जनरल पब्लिक के वेलफेयर के लिए खर्च करना है तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, रेवेन्यू चाहिए। वो रेवेन्यू कहां से आएगा, टैक्सेस से आएगा। कितने तरह के टैक्सेस गवर्नमेंट लगा सकती है? दो, फर्स्ट वन इज डायरेक्ट टैक्स और सेकेंड वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। और लास्ट में क्या लिखा है सर, डी स्टैंड्स फॉर डॉक्टर की डेवलपमेंट। डेवलपमेंट तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गया। बॉर्डर पे क्या रहता है, डिफेंस, तो डिफेंस का खर्चा भी गवर्नमेंट कहां से पूरा करती है, टैक्सेस। क्लियर हुआ? जितना आप टैक्सेस पे करोगे कंट्री उतना ग्रो होगी, जितना आप टैक्सेस पे करोगे कंट्री उतना ग्रो होगी। क्लियर हो गया? ये वाई टैक्सेस हो गए। अब सर टैक्स काय काय पे लग सकता है? सबसे पहला टैक्स काय पे लग सकता है, इनकम पे। जो इनकम पे लगता है वो टैक्स क्या कहलाता है, इनकम टैक्स। चलो व्हाट इज इनकम? ग्रुप 1 पढ़ लिया ना, तो मालूम होना चाहिए। CFM है उसमें कुछ थोड़ा थोड़ा मैं भी सुन के मेरे को भी आने लगा। हाँ देखो भाई, घबराना नहीं है बैच में ना। और दूसरी चीज, कई बार आपके रिप्लाई ऐसे होते हैं कि मैं मुंह पे हंस देता हूँ, मेरे से हंसी रुकती नहीं है। हाँ फर्स्ट, और दूसरा कई बार मैं भी कुछ ऐसा बोल दूंगा, आप भी बिल्कुल बिंदास हंस सकते हो, पर कितना हंसना है कि बाहर डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। नहीं तो जो हंसना चालू किया उधर से मयूर सर आके बोल रहे हैं थोड़ा स्लो। कई बार ऐसे भी डाउट्स आते हैं, यहाँ पे मैं रिप्लाई दे तो देता हूँ, फिर घर जाते जाते हंसता हूँ, और कई बार घर पे बैठने के बाद भी मैं हंसता रहता हूँ। ऐसे रिप्लाईज भी आते हैं। सब्जेक्टिव ऐसा है, इसलिए बिंदास रिप्लाई देना है। अपन आपस में जब तक ही नहीं करेंगे मजा आएगा ही नहीं ना सब्जेक्ट में। बोलो व्हाट इज इनकम? बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं बहुत लंबी कहानी बता दी, बिल्कुल शॉर्ट में। व्हाट इज इनकम? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इक्वल्स टू इनकम। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू इनकम। अब नीचे देख रहे हो चाय शॉप है दवे अंकल का, तो उनके लिए रेवेन्यू क्या है, जितना उन्होंने दिन भर में सेल किया है चाय और जो भी आइटम, वो उनके लिए क्या है, रेवेन्यू। उसमें से वो क्या माइनस करेंगे, एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में क्या क्या आ जाएगा, मिल्क, स्टाफ को सैलरी, चाय पत्ती, ग्लास, ये सब, इलेक्ट्रिसिटी बिल। जो बचेगा क्या है, इनकम। उस इनकम पे जो वो टैक्स पे करेंगे वो टैक्स क्या कहलाएगा, इनकम टैक्स। क्लियर हुआ? इनकम टैक्स काय पे लगता है, इनकम पे। इनकम कैसे निकालते हैं, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। इनकम टैक्स काय पे कैसे निकालते हैं, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। इनकम कैसे निकालते हैं, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। मुझे इंस्पायर एकेडमी से जो पेमेंट मिलता है रेवेन्यू है कि इनकम? पक्का? अब इस रेवेन्यू में से मैं क्या क्या माइनस करूंगा, एक्सपेंसेस बताओ ना कौन कौन से। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, हाँ लैपटॉप, हाँ लैपटॉप पे डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा। और चाय, चाय तो रात सर पिला देते हैं, उसको माइनस नहीं कर रहा मैं। हाँ मैंने आज तक पैसे नहीं दिए हैं नीचे। और बोलो मिसलेनियस में क्या क्या आएगा भाई, बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस माइनस नहीं करने देंगे, घर की चाय बिस्किट थोड़ी ना माइनस होंगे इसमें। इनकम का ऐसे है मेरी क्लासेस से ना, तो इससे रिलेटेड खर्चे ही माइनस होंगे। नहीं तो मैं तो घर का गैस का सिलेंडर भी माइनस कर दूंगा, अपने डॉटर की जो फीस भर रहा हूं वो भी, वाइफ को कुछ दिलाया वो भी, और बोले टैक्स पेबल नील। जल्दी बताओ। स्टेशनरी, हर साल मुझे इनकम टैक्स की बुक्स लेना पड़ता है अपडेट होने के लिए, वो माइनस करूंगा। मेरा मतलब सिंपल है, बिजनेस से मुझे रेवेन्यू आ रहा है ना, तो बिजनेस से रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस में क्या करूंगा, माइनस करूंगा। जो बैलेंस बचेगा वो क्या रहेगा, मेरा इनकम। उस पे मैं जो गवर्नमेंट को दूंगा वो क्या कहलाएगा, इनकम टैक्स। क्लियर? बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, अगर तुमने ध्यान से पढ़ा ना इतना मजा आएगा, पता भी नहीं चलेगा कब खत्म हो गया। हाँ और दूसरी चीज, अभी घर पे ज्ञान नहीं देना है। आधा डॉक्टर और आधा टैक्स का नॉलेज, बोथ आर डेंजरस। नहीं तो आप जाके घर पे कुछ बताना, हमारे सर ने ऐसा बताया, ऐसा हो सकता है तो टैक्स बचेगा। ये सब डिस्कशन कब करेंगे अपन, आफ्टर 3.5 months। नहीं तो कई बार मुझे ऐसा भी हुआ है कि पेरेंट्स के फोन आए
लास्ट टाइम एक अंकल का बोले सर आपने वो बच्चे को ऐसे, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं बताया है, उसने आपको गलत तरीके से बताया है। कभी गए हो क्या आधा डॉक्टर 2 साल का एमबीबीएस हुआ उसे दवा लिखवाने? बस अपन भी अभी उसी कैटेगरी में है क्या? बेटा होता है ना, अपन थोड़ा सा टेक्स्ट पढ़ने लगते हैं तो अपने को क्या लगता है बहुत कुछ आ गया, अभी तो सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ, चैप्टर दिखाया ना मैंने। चलो इसके बाद कौन सा टैक्स? प्रॉपर्टी टैक्स। काय पे लगेगा सर? प्रॉपर्टी पे। फिर इसके बाद गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मोबाइल लेते हैं अपन, तो मोबाइल की प्राइस में क्या इंक्लूड रहता है? जीएसटी। आप रजिस्टर लेके आओगे, उसके पीछे एमआरपी लिखी रहती है, नीचे लिखा रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल, सब दिखाऊंगा मैं क्लास में, बिल विल सब इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। मोबाइल बिल पे करोगे, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। ये सारे क्या कहलाते हैं? इन डायरेक्ट टैक्स। क्या कहलाते हैं? इन डायरेक्ट टैक्स। फिर कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे तो उस पर क्या पे करना है? कस्टम ड्यूटी। कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करोगे तो उस पर क्या पे करना है? कस्टम ड्यूटी। ये तरह के टैक्सेस हैं। अब टैक्सेस कौन कौन पे कर सकता है? सबसे पहले क्या लिखा है? अपन लोग किस कैटेगरी में आएंगे? नेचुरल पर्सन। चलो अदर देन नेचुरल पर्सन के एग्जाम्पल बताओ। कंपनी, पार्टनरशिप फर्म, ये सब काय में आ जाएंगे? अदर देन नेचुरल पर्सन। कुल मिला के टैक्स से कोई नहीं बच सकता। नेचुरल पर्सन को भी पे करना है, अदर देन नेचुरल पर्सन को भी पे करना है। क्लियर? मयूर सर का कितने बजे से लेक्चर? हाँ 11:30 ना। चलो क्या लिखा है मैंने? इनकम। चलो जो सी एस सी टी वाले हैं वो बताओ इसका मतलब क्या हुआ? सेक्शन क्या है? 2 सबसेक्शन 24। मतलब इनकम को डिफाइन किया है कि नहीं? इनकम को डिफाइन किया है कि नहीं? हर डेफिनेशन काय में है? सेक्शन 2। आप कभी भी देखोगे ना कोई डेफिनेशन में सबसे पहले बोलूंगा एज पर सेक्शन 2। आप बुक खोल के देखोगे आपको लगेगा अरे सर को तो सब याद है। अरे सब याद है नहीं, कॉमन सेंस लगा रहा हूं। डेफिनेशन के सारे सेक्शन काय में मिलेंगे? सेक्शन 2। इनकम टैक्स ने इनकम को, बहुत मस्त चीज है ध्यान देना, काय में क्लासिफाई किया है? हेड्स। काय में क्लासिफाई किया है? हेड्स। क्लियर? सबसे पहला हेड होता है इनकम फ्रॉम सैलरी। मैं इंस्पायर में जॉब करने लगा, जॉब, और सर मुझे फिक्स पेमेंट देते हैं, वो इनकम कहां जाके टैक्सेबल होगी? इनकम अंडर द हेड सैलरी। तो पहला हेड क्या हो गया? इनकम फ्रॉम सैलरी। फिर सर दूसरा वर्ड क्या लिखा है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मेरे पास एक मकान है, मैंने मकान को रेंट पे दे दिया, रेंटल इनकम आ रही है, तो वो इनकम कौन सी हो गई? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर? प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। अब ध्यान देना, इंस्पायर से जो मुझे पेमेंट आएगा मैं किस हेड में लूंगा? क्या सैलरी है? मैं इंस्पायर का एम्प्लॉय तो हूं नहीं। क्या हाउस प्रॉपर्टी इनकम है? नहीं है। तो मेरी कौन सी इनकम है? प्रोफेशन। तो वो इनकम कहां जाएगी? प्रोफेशन। उसको निकालने के लिए मुझे उस हेड पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद एक और हेड आएगा, कैपिटल गेन। जब भी आप अपनी कैपिटल एसेट्स को बेचोगे,
जब भी आप अपनी कैपिटल एसेट्स को बेचोगे तो क्या अराइज होगा? कैपिटल गेन। जब भी आप अपनी कैपिटल एसेट्स को सेल करोगे तो क्या अराइज होगा? कैपिटल गेन। दो कैपिटल एसेट्स बताओ। हाउस और गोल्ड, शेयर्स, ये सब क्या है? अपने कैपिटल एसेट। इन्हें सेल करोगे तो क्या होगा? कैपिटल गेन। किसको सेल करने पे कैपिटल गेन होगा? कैपिटल एसेट्स। मैंने अपने पुराने शूज सेल कर दिए, क्यों? शूज मेरे कैपिटल एसेट नहीं है। सिर्फ कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने पे क्या राइज होगा? कैपिटल गेन। इसके बाद लास्ट और सबसे मजेदार हेड, डस्टबिन। क्या लिखा है? IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। पूरे इनकम टैक्स में आपको क्वेश्चन में इनकम दिया रहेगा, आपको इनकम को क्या करना है? क्लासिफाई करना है और कैलकुलेट करना है। अभी नेक्स्ट 3 दिन अपन इसी चीज पे फोकस करेंगे। बेटा ये सब डाउट आपको ऑफिस से पता चलेंगे, मेरे को कुछ भी मालूम नहीं रहता। बाय करना है कैसे करेंगे, आप ऑफिस में कॉल करो, सब डिटेल मिल जाएगी। इधर टैक्स से रिलेटेड पूछोगे ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर? IFOS, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब ध्यान से सुनना, मैं कंपनी में जॉब कर रहा हूं, कंपनी से पेमेंट मिला, कहां जाएगा? पक्का? सैलरी में। वो सैलरी को मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, कुछ इनकम हुई क्या? बैंक में डिपॉजिट किया, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ इनकम। अब बैंक में डिपॉजिट किया होगा, सेविंग में डिपॉजिट किया होगा कि करेंट में? सेविंग। उस सेविंग बैंक अकाउंट में मुझे इंटरेस्ट मिला, कहां जाएगा? जल्दी। सेविंग बैंक अकाउंट में मुझे इंटरेस्ट मिला, कहां जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। वाई? सैलरी है नहीं, हाउस प्रॉपर्टी है नहीं, पीजीबीपी है नहीं, कैपिटल गेन है नहीं, तो वो कहां जाएगा? अदर सोर्सेज। क्लियर हुआ? पक्का? CS बन के जॉब करोगे कि प्रैक्टिस? प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस हो गए, क्लाइंट से फीस आ गई, कौन से हेड में लोगे? प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। फिर फीस को बैंक में जमा कर दिया, एप्लीकेशन ऑफ इनकम। उस बैंक में जो जमा किया उस पर इंटरेस्ट मिला, अदर सोर्सेज। उससे शेयर्स परचेज किए, परचेज किए, परचेज किए, एप्लीकेशन ऑफ इनकम। खर्चा किया है ना। फिर थोड़े दिन बाद वो शेयर्स को सेल कर दिया, कैपिटल गेन। क्लियर? उस पैसे से मकान परचेज किया, अरे परचेज किया भाई, एप्लीकेशन ऑफ इनकम। मकान रेंट पे दे दिया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी का जो किराया आया था ना, उससे लॉटरी टिकट परचेज कर ली। बस फिर सपने देखने लगे, लॉटरी टिकट परचेज की, खुली नहीं, एप्लीकेशन ऑफ इनकम। फिर पता चला रात में लॉटरी खुल गई 1 करोड़ की। अब अदर सोर्सेज। जो इनकम किसी भी हेड में नहीं जाएगी वो किधर जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। दिस इज ऑल अबाउट इनकम। कुछ नहीं करना है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। इनकम को आपको क्या करना आना चाहिए? क्लासिफाई करना। कितने हेड्स में क्लासिफाई करके रखा है? 5। सबसे पहला हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, सब दूसरा हेड हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड पीजीबीपी, फोर्थ कैपिटल गेन, फिफ्थ अदर सोर्सेज। सबसे बड़ा हेड कौन सा है? सैलरी, उसके बाद पीजीबीपी और थर्ड वन इज कैपिटल गेन। बाकी सारे हेड्स छोटे छोटे हैं। जो भी टाइम लगेगा अपने को ये 3 हेड में लगेगा। वॉल्यूम 2 तो इतने जल्दी होगा पता भी नहीं चलेगा, बट सब डिपेंड करेगा आपको पुराना कितना याद है। क्लियर? एक डॉक्टर है, हॉस्पिटल में जॉब कर रहा है और उसको पेमेंट मिला, इनकम फ्रॉम सैलरी। क्लियर? उसने एक मकान परचेज किया, मकान रेंट पे दिया, हाउस प्रॉपर्टी। उस रेंट से शेयर्स परचेज किए, शेयर्स पे डिविडेंड मिला। डिविडेंड कैपिटल गेन कैसे हो सकता है? हर साल मिलता है। अदर सोर्सेज, शेयर्स को सेल कर दिया, उस शेयर्स के पैसे से गोल्ड परचेज किया, एप्लीकेशन ऑफ इनकम। गोल्ड सेल कर दिया, कैपिटल गेन। गोल्ड सेल करने का शॉप ओपन कर लिया,
गोल्ड का शॉप ओपन कर दिया, शॉप से ही गोल्ड सेल कर रहा है, पीजीबीपी, उसके लिए वो क्या हो जाएगा, ट्रेडिंग असेट। अभी अपन गोल्ड परचेज करते हैं, ट्रेडिंग असेट है कि कैपिटल असेट है, कैपिटल असेट। गोल्ड परचेज सेल करने का काम बिजनेस, तो इनकम कहां जाएगी, पीजीबीपी। क्लियर। लॉटरी टिकट परचेज की, एप्लीकेशन ऑफ इनकम, लॉटरी खुल गई, अदर सोर्सेस। मैं इधर नीचे उतर रहा था, 50,000 रुपए पड़े मिले, उठाऊंगा कि नहीं, उठा लूंगा पक्का, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा मैं। अब मैं बोल रहा हूं नहीं, उसको मैं अपने रिटर्न में भी शो करूंगा, किधर दिखाऊंगा, अदर सोर्सेस। कौन सी इनकम है, कैजुअल इनकम। कौन सी इनकम है, कैजुअल इनकम। हॉर्स रेस खेलने गया, हॉर्स रेस में पैसे लगाए, फिर देखो सपने देखने लगे, लगाए भाई पैसे, एप्लीकेशन ऑफ इनकम, उसमें कुछ अमाउंट जीत गया, अदर सोर्सेस। कैमल रेस से कुछ जीता, अदर सोर्सेस। कैजुअल इनकम हमेशा कहां आएगी, अदर सोर्सेस। पॉकेट मनी नहीं, पॉकेट मनी ऑलरेडी टैक्स इनकम में से मिलता है, जो आपके पापा टैक्स पे कर देते हैं उसमें से पॉकेट मनी मिलता है, तो पॉकेट मनी इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स, पॉकेट मनी इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। कितने हेड्स में डिवाइड हो गया, 5। पहला हेड कौन सा है, इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा हेड कौन सा है, हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड, पीजीबीपी। फोर्थ, कैपिटल गेन। फिफ्थ, अदर सोर्सेस। क्लियर हो गया, ये इनकम टैक्स की 5 हेड्स की कहानी है। क्लियर। अब सब्जेक्ट समझना बेटा। सबसे पहला चैप्टर कौन सा आएगा, बेसिक कंसेप्ट। जब मैं बेसिक कंसेप्ट पढ़ाऊंगा तो मैं इसमें डायरेक्ट टैक्स के भी करा दूंगा और इनडायरेक्ट टैक्स के भी करा दूंगा। क्लियर। इसके बाद दूसरा चैप्टर अपने को कौन सा मिलेगा, टैक्स रेट। इस पे मैंने स्टार लगा दिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैलकुलेशन, इसके लिए आपको कैलकुलेटर डेली लाना पड़ेगा। और मैंने अगर देखा कि आप मोबाइल पे कैलकुलेट कर रहे हो तो मैं नीचे से कैलकुलेटर लाके दूंगा, वो आता है 5,000 रुपए का। 500 रुपए का कैलकुलेटर, 4,500 रुपए मेरे जाने आने के, कितने हो गए, 5,000, और उस पर जीएसटी, तो पड़ेगा आपको 5,280 के आसपास, है ना। इसलिए कैलकुलेटर लेके डेली आना है। कैलकुलेटर 18% लगाऊंगा ना, देख लो, कम बता दिया मैंने। डेली लेके आना है, बच्चों जैसा नहीं कि सर भूल गए मोबाइल पे, बहुत कैलकुलेशंस है। तो अपने को सेकंड चैप्टर कौन सा देखेंगे अपन, टैक्स रेट। फिर चैप्टर आएगा एग्जेम्प्टेड इनकम, ऐसी इनकम जिस पे टैक्स नहीं लगता है। बताओ एक, एग्रीकल्चर इनकम, उस इनकम पे क्या नहीं लगता है, टैक्स नहीं लगता है। और उसका एग्जांपल समझो, मेरी डॉटर है 7 इयर्स की, तो मैंने उसका अकाउंट खोल के रखा है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, एक स्कीम है गवर्नमेंट की, उसमें मैं अमाउंट डिपॉजिट करता हूं और उस पर जो इंटरेस्ट आता है ना, उस पर टैक्स नहीं है। तो ऐसी सारी लिस्ट मुझे कहां पे मिलेगी, एग्जेम्प्टेड इनकम, ये लास्ट में पढ़ेंगे चैप्टर। फिर इसके बाद इनकम फ्रॉम सैलरी, सबसे बड़ा चैप्टर है, नोट्स में 84 क्वेश्चंस दिए हैं, अपन सारे सॉल्व करेंगे। कितने दिन में होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर एक चैप्टर कौन सा आएगा, हाउस प्रॉपर्टी, समझ में आ गया, रेंटल इनकम की बात कर रहा है। फिर एक चैप्टर आएगा क्लबिंग ऑफ इनकम। अब समझना, क्लबिंग ऑफ इनकम। मेरे घर में देखो कौन कौन है, मेरे फादर, मदर, वाइफ, डॉटर और मैं। और वो डॉटर को जितनी भी इनकम होती है ना, उस पर टैक्स मुझे भरना पड़ता है। डॉटर की इनकम, बच्चों की इनकम जब तक वो 18 के हैं, किस केस में क्लब हो जाती है, पेरेंट्स केस में क्लब हो जाती है। किस पेरेंट केस में क्लब होगी, फादर की मदर, हाँ, जो ज्यादा अर्न कर रहा है। अगर फादर की इनकम ज्यादा है तो उसमें क्लब हो जाएगी, और मदर की इनकम ज्यादा है तो मदर केस में क्लब हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड क्लबिंग ऑफ इनकम, लेकिन सिर्फ अपने बच्चों की ही क्लब होगी। क्लियर हुआ, सिर्फ अपने बच्चों की ही क्लब होगी। तो ये चैप्टर क्या कहलाएगा, क्लबिंग ऑफ इनकम। 2 लेक्चर में चैप्टर खत्म है, बहुत मजेदार चैप्टर है। फिनेंसी के टॉपिक्स भी आएंगे, ये सब चीजें सब मिलेगा इसमें, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। क्लियर। इसके बाद एक चैप्टर आएगा सेट ऑफ और दूसरा कैरी फॉरवर्ड। चलो, व्हाट इज सेट ऑफ, बहुत ग्रुप जो देने वाले हैं उनको तो मालूम होगा सेट ऑफ क्या होता है। मेरे 2 बिजनेस चल रहे हैं, एक बिजनेस में प्रॉफिट है 100 का और एक बिजनेस में मुझे लॉस है
50 का, तो मैं क्या कर दूंगा, सेट ऑफ। अब मेरा प्रॉफिट कितना बचा, 50। एक क्लियर, एक बिजनेस में 100 का लॉस है, दूसरे बिजनेस में भी 100 का लॉस है, टोटल लॉस 200। इसे नेक्स्ट ईयर लेके चला गया, कैरी फॉरवर्ड। तो टैक्स में कुछ प्रोविजन आपको काहे के मिलेंगे, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। 2 से 3 दिन का चैप्टर है। फिर सर आपको एक चैप्टर क्या आएगा, एग्रीकल्चर इनकम। कैसे एग्रीकल्चर इनकम कैलकुलेट होती है, कैसे उस पर टैक्स को कंसिडर किया जाता है। फिर एक चैप्टर आएगा डिडक्शन। सुनते हो मार्च आता रहता है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्ट करो, इससे आपकी इनकम बढ़ती है कि टैक्स कम होता है। डिडक्शन से क्या हो जाता है, टैक्स कम होता है। ये काय का पार्ट है, टैक्स प्लानिंग। काय का पार्ट है, टैक्स प्लानिंग। फिर एक चैप्टर आएगा आपका एडवांस टैक्स। आपको पहले से ही क्या पे करके रखना है, टैक्स। जैसे अगर आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी 10,000 से ज्यादा है, तो आपको प्रीवियस ईयर में ही, करंट ईयर में ही अपना टैक्स क्या करना है, पे करना है। तो टैक्स क्या कहलाता है, एडवांस टैक्स। अभी जितना बता रहा हूं बेटा सिर्फ उतने पे ही ध्यान देना। फिर एक चैप्टर क्या आएगा, ये सुना है वर्ड एनआरआई, नॉन रेसिडेंट, तो कैसे निकालते हैं वो सब अपने को कौन से चैप्टर में मिलेगा, रेसिडेंशियल स्टेटस। अपन रेसिडेंट इन इंडिया है कि नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट इन इंडिया, तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे। सबसे बड़ा चैप्टर क्या है, पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। फिर अपन क्या देखेंगे, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन के लिए अपने को क्या मालूम होना चाहिए कि कैपिटल एसेट्स में क्या क्या आता है। कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे तो क्या राइज होगा, कैपिटल गेन। फिर अपने को एक चैप्टर क्या मिलेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सबसे इजी चैप्टर है, हेड्स में शायद सबसे पहले अपन यही स्टार्ट करेंगे। फिर एक चैप्टर आता है टीडीएस एंड टीसीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। हमें मालूम है इंस्पायर से जो भी पेमेंट मिलता है ना, तो एकेडमी जब पेमेंट करती है सारी फैकल्टीज को, तो पहले ही क्या करती है, टैक्स लेस कर लेती है। टैक्स क्या कर लेती है, लेस। तो क्या कहलाता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इस चैप्टर में कुछ नहीं है, रेट्स ही रेट्स हैं। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, क्या है, सिर्फ रेट्स ही रेट्स। फिर आपका आएगा टैक्सेशन ऑफ वेरियस एंटिटीज। इंडिविजुअल के ऊपर टैक्स कब निकालते हैं, एचयूएफ के ऊपर टैक्स कब निकाल सकते हैं। ये 100 पेज का चैप्टर है, मुझे कंप्लीट कराने में 2 से 3 दिन लगेंगे। लेकिन कब, जब पुराने चैप्टर्स आपको पूरे मालूम होंगे, जब पुराने चैप्टर्स आपको पूरे मालूम है। ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप सीएस बनने जा रहे हो। टैक्स इंसिडेंस ऑन कंपनीज, कंपनीज के ऊपर टैक्स इंसिडेंस कैसे आता है। और फिर एक चैप्टर आपको क्या मिलेगा, फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। इनकम टैक्स में रिटर्न कब फाइल करना है, कैसे फाइल करना है। ओल्ड सिलेबस में ये चैप्टर 10 दिन जाता था। कितने दिन, 10 दिन। अब एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा, बहुत शॉर्ट कर दिया। क्लियर। तो ये आपका डायरेक्ट टैक्स का क्या हो गया, मोटा मोटा सिलेबस। इसमें से कोई ऐसा चैप्टर लग रहा है कि आप छोड़ के जा सकते हो, जो चैप्टर छोड़ के जाओगे उसमें से क्वेश्चन आएगा। प्रोफेशनल एग्जाम की ये खासियत है, बस आप छोड़ के देख लेना। ये छोड़ लिया बस उधर से ही आ गया, तो अपने को पूरा करना है। क्लियर। मॉड्यूल देखा इंस्टीट्यूट का, ये आपका मॉड्यूल है, 986 पेजेस का है। कितना, 986 पेजेस। सब्जेक्ट का नाम क्या है, टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस। टैक्स लॉज एंड प्रैक्टिस। पार्ट 1 में क्या दिया है, डायरेक्ट टैक्स। पार्ट 2 में क्या दिया है, इनडायरेक्ट टैक्स। 60-40। अभी बैकग्राउंड नहीं पढ़ना है। अब देखो इन्होंने कितने चैप्टर्स दिए हैं डायरेक्ट टैक्स में, 13। अपन ने कितने ब्रेक कर लिए, 18। तो इन्हीं चैप्टर्स को मैंने, जो बहुत बड़े बड़े हो रहे थे कि आप देख के अरे सर इतने पेज का चैप्टर, तो आपको थोड़ा सा कूल रखने के लिए मैंने वो क्या कर दिया है, 2 इसमें डिवाइड कर दिया है। हम बुक की सीक्वेंस से नहीं पढ़ेंगे, हम अपनी सीक्वेंस में पढ़ेंगे। चैप्टर 1 फिर चैप्टर 7, वो बताते जाऊंगा। जब भी जो चैप्टर स्टार्ट होगा उस पर डेट डालना है और एंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर मान लो किसी चैप्टर को पढ़ने में 10 दिन लगे तो उसके रिवीजन में कितने दिन लगना चाहिए, कम से कम 5 दिन, हाफ। जब बाद में रिवाइज करोगे फिर 3 दिन, फिर बाद में रिवाइज करोगे, तब जाके आपके मार्क्स आएंगे।
ऐसा नहीं है CA CET नहीं, एक बार चैप्टर पढ़ लिया हो गया, और गोले लगाना भी नहीं है, तो डिटेल जाना पड़ेगा। शुरू के सब चीजें ऐसी दी है, नहीं मॉड्यूल लेके ही नहीं आना है। मॉड्यूल बहुत रेयर केस में आपको यूज करना है, जब मैं बताऊंगा। नहीं, फिर अगर मॉड्यूल नहीं भी है तो चलेगा, मॉड्यूल में से कुछ नहीं छूटेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। आप मेरे पास ये परेशान हो जाओगे, सर आप तो सभी पढ़ा रहे हो, तो मैं सभी पढ़ाऊंगा। अब मॉड्यूल के पीछे हर चैप्टर के बाद टेस्ट योरसेल्फ क्या देके रखे उन्होंने, MCQ। तो आपको क्या करना है, मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करा दिया, MCQ सॉल्व कर लो। फिर मैं एक MCQ बुक भी दूंगा, उसमें भी यही MCQ है। मैं भी कहीं अलग से थोड़ी ना बना के लाऊंगा ना, यहीं के मैंने क्या करके रखे हैं, कंपाइल। कुछ बच्चे बहुत महान होते हैं, अपने बैच में भी मिलेंगे। लिस्ट ऑफ फर्दर रीडिंग्स, तो और बुक खरीद लेंगे। जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, जितना है वही ख़त्म नहीं होगा अपने से। अभी पहला चैप्टर देके रखा है, आपको सिर्फ एक ही काम करना है, चैप्टर हुआ, मॉड्यूल में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑडिट बेसिस पे सॉल्व करना है। किस बेसिस पे सॉल्व करना है, ऑडिट बेसिस। ऑडिट बेसिस मतलब बुक में सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन को देख के। अब देखो, एक इन्होंने अभी न्यू सिलेबस का पेपर पैटर्न दिया है। ऑल द रेफरेंस टू सेक्शन मेंशन इन पार्ट 1। पार्ट 1 बेटा काय का रहेगा, डायरेक्ट टैक्स। तो ये किस चीज को रिलेट करेगा, इनकम टैक्स एक्ट को रिलेट करेगा। किस चीज को रिलेट करेगा, इनकम टैक्स। और असेसमेंट ईयर कौन सा रहेगा, 23, 24। मैं अभी बताऊंगा आपको असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, केस बेस्ड स्टडी ऑब्जेक्टिव। ये तभी हो पाएगा जब आपका सब्जेक्टिव स्ट्रांग होगा, नहीं तो आप भूल जाना। क्लियर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 MCQ फर्स्ट क्वेश्चन में, ये कहीं से भी आ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में भी कितने MCQ हैं, 3। टोटल कितने हो गए, 6। थर्ड क्वेश्चन में 3, कितने हो गए, 9। ये 9 तो MCQ आ रहे हैं। तो अपना यहां पे टारगेट क्या रहेगा, 9 भी नहीं, सारे MCQ, 12 MCQ। तो मुझे यहां से कितने चाहिए, 10। ये तभी आएंगे जब आपका सब्जेक्टिव स्ट्रांग है। ऐसे नहीं आएंगे कि ये सेक्शन में आता, क्या पहले ही बोला उन्होंने, केस स्टडी बेस्ड। तो केस स्टडी बेस्ड आपका कब स्ट्रांग होगा, जब आपका पूरा सब्जेक्ट कवर होगा। इसके बाद उन्होंने क्या पूछा है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन नंबर 5। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, प्रेजेंटेशन। और आपने सोचा हम प्रेजेंटेशन एग्जाम में कर लेंगे, आपको अभी से फेयर कॉपी मेंटेन करना है, स्केल यूज करना है, और प्रॉपर फॉर्मेटिंग, प्रॉपर सब बताऊंगा आपको फॉर्मेटिंग कैसे। और दूसरी चीज, कलरिंग के चक्कर में नहीं पढ़ना है। मैं कलरिंग यूज करूंगा, ब्लू ब्लैक, मेरे पास टाइम है, कई बार क्वेश्चन में घर से करके लाऊंगा, आपको एक ही इसमें यूज करना है। क्लियर। कितने मार्क्स का है अब ये क्वेश्चन, 12 मार्क्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ये 12 मार्क्स में वो सारे चैप्टर मिक्स कर देते हैं। क्या करते हैं ये, 12 मार्क्स में सारे चैप्टर मिक्स कर देते हैं। अब इसमें एक आध ऐसा महान फंस जाता है, एक आध चैप्टर छोड़ के चला गया तो गया, समझ। इसलिए पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तुमने अपना कैलकुलेशन लगाया, अरे सर ये चैप्टर, एक ही तो चैप्टर छोड़ा है, बस खेल हो जाएगा। फिर ये भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, कितने मार्क्स का है, 6। फिर ये भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, 6 मार्क। ये भी फिर आपका क्या मिलेगा, डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव ये देखो 8 मार्क्स, 4 मार्क्स। ये आपका पूरा क्या हो गया, DT। मतलब DT का पेपर क्या रहेगा, कॉम्बिनेशन रहेगा, MCQ प्लस डिस्क्रिप्टिव। अब डिस्क्रिप्टिव में भी कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, और डिफरेंसेस आ सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर, वो लिखना आना चाहिए।
फिर इनडायरेक्ट टैक्स का पेपर पैटर्न भी सेम रहेगा। क्लियर हुआ? तो इसमें भी एमसीक्यू मिलेंगे। तो ये मान के चलना 25 मार्क के अपने को बेटा एमसीक्यू रहेंगे। तो अपना एक ही टारगेट रहेगा, कितने निकालना है? 20। अब बचे कितना पेपर, कितने का बचा? 75। अगर आप अच्छे से पढ़ के गए तो 75 में से ये मान के चलना 55 to 60 कहीं नहीं जाते। अगर 55 भी आए और 55 में 20 भी आपने ऐड किए तो 75 बहुत अच्छे मार्क्स रहते हैं डायरेक्ट टैक्स में। बट उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगी। मेथड क्या रहेगा पढ़ने का? जो क्लास में चलेगा ये हमारी फर्स्ट स्टेज कहलाएगी रीड। हम बेयर एक्ट या लॉ को क्या करेंगे? रीड। आप घर जाके उसको क्या करोगे? अरे बाबा रिवाइज कहाँ, लर्न। जो मैंने आज पढ़ाया है वो आज के ही दिन, और फिर दूसरे दिन उसको क्या करोगे? रिवाइज। उसके दिन दूसरे दिन क्या करोगे? रिवीजन को सिर्फ 15 मिनट देना है। अगर आप इस कॉन्फिडेंस में रहे कि सर मेरा हो गया, मुझे याद है, तो जितने जल्दी याद होगा उतने जल्दी सब्जेक्ट स्किप हो जाता है। मेरे को 15 साल हो गए सब्जेक्ट पढ़ाते पढ़ाते, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। आज तक मैं क्लास बिना पढ़े नहीं आया। तुम्हारा आज का भी था तो मैं देख के आया, हाँ ये बताना है इन्हें। कल का भी जो है मैं रेडी करके आऊंगा। ऐसा कभी नहीं बोलूंगा हाँ बोलो कौन सा चैप्टर पढ़ा दूं। कब गेम हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो छोटी छोटी चीजें। कितने सेक्शन से आइडिया है कुछ डायरेक्ट टैक्स में? 298। अगर तुमने ढंग से पढ़ा तो मैं तुमको 150 टिप पे याद करा दूंगा। लेकिन देखो यहां मैंने क्या लगा दिया? टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। क्या है वो टर्म्स एंड कंडीशन? सिर्फ रिवीजन, और कुछ नहीं चाहिए सब्जेक्ट को। कॉपी प्रॉपर वे में मेंटेन करो, समरी नोट्स अपने बनाओ। सारे सब्जेक्ट में सबसे अच्छा रहता है। मैं भी दूंगा आपको समरी नोट्स। ये पूरा 120 पेज में जीएसटी है ये, लेकिन मैं कब दूंगा आपको? एग्जाम से 15 दिन पहले। आपके नोट्स और इसमें क्या फर्क रहेगा? ये कलरफुल है, बाकी रहेंगे तो वही। और अपना लिखा हुआ आपको जल्दी याद हो जाएगा, फिर बाद में इसमें से रिवाइज कर लेना। क्लियर? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए आप कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो, स्कैनर लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप नोट्स में देखोगे मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चन है। जैसे अदर सोर्सेस करके एक चैप्टर आएगा, मॉड्यूल में सिर्फ 4 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 4। मैं आपको 75 क्वेश्चंस कराऊंगा। इसके बाहर जाएगा क्या पेपर? अभी 75 क्वेश्चन मैंने कहां कहां से कॉपी किए होंगे? सबसे पहले आईसीएसआई, फिर सीए इंस्टीट्यूट, फिर सीएमए, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन, और जितनी भी स्टैंडर्ड की बुक्स हैं सब में से मैंने क्या करके रखा है? क्वेश्चंस को कंपाइल करके रखा है। तो आपको कुछ भी लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लास में अगर डायरेक्ट टैक्स चल रहा है तो डायरेक्ट टैक्स की समरी बुक लेके आना है, प्लस रफ कॉपी, और प्लस नोट्स, कैलकुलेटर, पेंसिल, स्केल और पेन। देखो मैं एमसीक्यू में इतना स्ट्रिक्ट नहीं था। आप पूछना बच्चे बस बुक लेके आ जाते थे ना, मेरे को लगता था आ तो गए, बाकी तुम कैलकुलेटर पे करो, कुछ करो, मेरे को मतलब नहीं। पर अभी सारे क्वेश्चन अपने को काय पे सॉल्व करना है? कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर वही यूज करोगे जो आप एग्जाम तक यूज करने वाले हो। स्पीड मैटर करेगी, क्योंकि देख रहे हो क्वेश्चन 12-12 मार्क्स के आएंगे। क्लियर? तो कल से फेयर कॉपी चाहिए। कल से अपन अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे व्हाट इज टैक्स से, और जैसे ही कल पहला टॉपिक स्टार्ट होगा तो उस पर आप डेट डाल देना ना। अभी 8 to 10 डेज आई एम नॉट स्टार्टिंग एनी चैप्टर। सिर्फ क्या चलेगा? बेसिक। ये बेसिक किस किस को कवर करेगा? डायरेक्ट टैक्स को भी और इनडायरेक्ट टैक्स। जैसी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होगा सेकंड चैप्टर पे शिफ्ट होंगे तो एक पेज अपने को क्या करना है? स्किप करना है। क्यों स्किप करना है? जब आप मॉड्यूल पढ़ोगे, मॉड्यूल से आपका कुछ निकलेगा या बुक में से कुछ निकलेगा, उसको आपको क्या करना है? नोट डाउन। डन? चलो बाकी कल। थैंक यू। हाँ है ना लेक्चर? क्यों नींद आ रही है? शुरू शुरू में आती है बेटा नींद, अभी एग्जीक्यूटिव में देखो तो कितना मजा आएगा। बहुत बैठने की आदत डालना पड़ेगा। सीएसईटी वालों को शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कत होगी,
फिर धीरे धीरे आदत हो जाएगी। अभी तो 8-10 दिन तो ऐसे ही रहेगा, फिर सुबह हो जाएगा मेरा 7:30। टैक्स हमेशा 7:30 रहा है। और दिन में ना, तुम भी मतलब थोड़े दिन बाद देखोगे ना,